Tweak IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। बिहार स्पेशल, प्राचीन भारत के इतिहास और साथ में आधुनिक भारत के इतिहास। तो इससे पहले का जो वीडियो था वो आधुनिक भारत का था। आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें 2-3 टॉपिक को मैंने मेंशन किया है। पहला है आपका गुप्त राजवंश बिहार के संदर्भ में, और बिहार के मिथिला में कर्नाट वंश था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हर्षवर्धन का संबंध भी बिहार से कहाँ से था, कैसे था, इसके बारे में जानेंगे। और ह्वेन-सांग का संबंध बिहार के नालंदा से कैसे था, उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बिहार स्पेशल में वो टॉपिक को मैं ला रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अब बिहार स्पेशल के क्वेश्चन भी हिस्ट्री के बीपीएससी में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार मैप देखेंगे बिहार के संदर्भ में, और खास करके भारत के संदर्भ में गुप्त साम्राज्य, ये गुप्ता अंपायर यही था, जो है अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर के और ये सिंधु नदी के क्षेत्र से लेकर के और ये पूरा जो है उड़ीसा के लेकर के और पश्चिम बंगाल और कश्मीर तक का ये पूरा क्षेत्र किसका था, तो ये था गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य की 3 राजधानियां थी, याद रखिएगा। पहला था पाटलिपुत्र, दूसरा था आपका उज्जैन और तीसरा था अयोध्या। तो गुप्त काल में अयोध्या भी राजधानी बनी थी स्कंद गुप्त के समय में। ठीक है, और स्कंद गुप्त के समय में ही हुणों का आक्रमण हुआ और यहीं से गुप्त साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। ठीक है, तो ये पूरा गुप्ता अंपायर का क्षेत्र है। आप एक बार ऐसे जब कोई चीज टॉपिक पढ़ें, आप लोग भी कोई टॉपिक पढ़ें, तो उससे पहले थोड़ा मैप जरूर देखें। मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठती चली जाएंगी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनका राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बिहार के संदर्भ में हम देख रहे हैं गुप्त वंश, कि बिहार का संबंध गुप्त वंश में किस किस स्थान से कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? अभी मैंने आपको बताया, तो गुप्तों की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय उज्जैन हो गई और स्कंद गुप्त के समय अयोध्या राजधानी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में गुप्त राजवंश को संगठित करने का जो काम किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में हुआ था, जो गुप्त पूरे बिहार में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो उस समय श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करना चाहते थे। तो भारत के किस राजा से, अर्थात गुप्त वंश के किस राजा से उन्होंने अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के राजा कहाँ पर एक बौद्ध मठ स्थापित करना चाहते थे, तो समुद्रगुप्त से उन्होंने ये अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया? तो किसने किया था? तो और वो भी गुप्त वंश के राजा थे। तो राजधानी तो उनकी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, लेकिन उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया, खासकर उत्तर भारत में और गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में। वो था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने जो है उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था, और इन्हें जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और ये नालंदा विश्वविद्यालय का एक इमेज दिखाने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको चीजें याद रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? तो जो बोध गया में
महाबोधि मंदिर है, इसकी स्थापना किसके समय में की गई थी? गुप्त राजाओं के समय में। और यह भी याद रखिएगा, भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत भी गुप्त राजाओं ने ही किया था। तो ये बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था बोध गया में? ये गुप्त राजा ने किया था। ये बौद्ध मंदिर आपको दिख रहा है, ये नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फाहियान भारत आया था। तो लेकिन ये पाटलिपुत्र में, क्योंकि बिहार स्पेशल हिस्ट्री का ये सवाल है, तो पाटलिपुत्र में कितने दिनों तक वो था? तो 3 साल तक वो जो है पाटलिपुत्र में निवास किया था और वहाँ की शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया था। ठीक है, और याद रखिएगा फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यों की। ठीक है, फो क्यों की फाहियान की पुस्तक का नाम है, जिसमें भारत के विवरण के बारे में जानकारी मिलती है। और इसने ये भी बताया था कि जो है मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3 साल। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो जो आर्यभट्ट थे ये पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। आज पटना में आर्यभट्ट ज्ञान एक चिकित्सा विश्वविद्यालय है उन्हीं के नाम पर। ठीक है, तो आर्यभट्ट कहाँ के किस नगर से इनका संबंध था? तो ये पाटलिपुत्र से रहने वाले थे। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल में कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की एक मूर्ति पाई गई है। वो कहाँ से मिली है? शाहबाद से मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु और नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल से संबंधित है? तो राजगीर में एक मंदिर है, उसका नाम है मणिनाग मंदिर, और इस मंदिर का संबंध किससे है? तो गुप्त वंश से है, और गुप्तों के समय में ही मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। तो ये राजगीर में ये मंदिर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में कराया गया था? तो राजगृह में जरासंध की बैठक है, और ये जो है गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गुप्त संवत का प्रारंभ कब होता है? तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, और ये जो है कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग को युआन च्वांग कहते हैं। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हुएनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? सी यू की। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की, जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो है किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके वहाँ पर पढ़ाई किया था। ठीक है, एक मैप को दिखाने का प्रयास किया गया है कि हुएनसांग किस मार्ग से भारत आया था और कैसे वापस गया था। तो हुएनसांग जो है याद रखिएगा वो इस मार्ग से वो आया था, और यहाँ श्वेत घाटी से होते हुए ये पाटलिपुत्र आया, और यहाँ से कांचीपुरम, दक्षिण भारत में कांचीपुरम गया, और इस मार्ग से होता हुआ ये पुनः जो है कहाँ चला गया था? तो ये जो है चाइना चला गया। तो याद रखिएगा हुएनसांग भारत में किस क्षेत्र से प्रवेश किया अगर आपसे पूछा जाए तो कश्मीर के रास्ते से आया था। और उसने ये भी बताया था कि मैं कश्मीर जब आया था, अपनी पुस्तक सीयूकी में बताया है कि जब मैं कश्मीर में प्रवेश किया तो हमको लूट लिया गया था, हमारे सामान को जो है छीन लिया गया था। इसका मतलब भारत में उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में चोरियां होती थी, इसकी जानकारी हुएनसांग ने दिया है। इसीलिए इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि इसका विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये नालंदा से वापस गया तो बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद करके ले गया था चाइनीज भाषा में, जिससे चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, उसमें हुएनसांग का बहुत बड़ा योगदान है। और हुएनसांग का चित्र ये है, आप ये देख सकते हैं, ये तमाम जो है पांडुलिपियों को अपने साथ अपने पीठ पर बांध के लेकर के गए थे चाइना। नेक्स्ट है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो नालंदा में बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो कनिंघम महोदय ने लगाया। और बिहार की अधिकांश खुदाई में कनिंघम महोदय का ही योगदान है। तो अगर ऑप्शन में ये रहें और ना कोई क्वेश्चन याद हो तो आप इन्हीं को लगाइएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों की खोज की है।
नेक्स्ट है मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था। मिहिर कुल कौन था? तो मिहिर कुल जो है एक हूण राजा था। इसने जब आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? गुप्त वंश का राजा था नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त के समय में ही ये आक्रमण हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। परवर्ती का मतलब होता है बाद के राजा। तो बाद के ऐसा कौन से गुप्त राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन मगध में कराया था? ठीक है, तो यह है आदित्य सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? ठीक है, तो मगध के वो गुप्त परवर्ती राजा कौन थे? तो उनका नाम है कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त ये भी गुप्त वंश के एक कमजोर राजा थे, लेकिन इन्हें असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। नेक्स्ट है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तक और हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ठीक है, तो समुद्र तट तक और हिमालय अर्थात पूरे भारत के शत्रुओं को पराजित किया था वो आदित्य गुप्त के बारे में कहा गया। वो भी मगध का एक गुप्त राजा था, कमजोर राजा था, लेकिन इसके अभिलेखों में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत बांग हुएन तेसे भारत की यात्रा की थी? ठीक है, तो एक और चीनी यात्री आए थे गुप्त काल में, और वो किसके समय में आए थे ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो वो है आदित्य सेन के समय में आए थे। चीनी यात्री का नाम था बांग हुए तेसे। ये भारत आए थे चीन के राजदूत बन करके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये केवल बिहार में आए थे, मगध में आए थे और कहीं नहीं गए थे भारत में। तो ये क्वेश्चन एक बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो मगध पर कुछ समय तक मौखरी राजवंश स्थापित था, एक छोटा सा राजवंश था। तो उसको पराजित किया था दामोदर गुप्त ने, और दामोदर गुप्त ने पराजित करके उन्हें वहां से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का अवशेष है? ठीक है, तो ये गुप्त वंश का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो जब हर्षवर्धन जो राजा थे उस समय, थानेश्वर के बाद में फिर मथुरा के कन्नौज के राजा बने, उसमें बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये था आपका, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ह्वेनसांग पाटलिपुत्र कब आया था? ये बिहार स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है। 635 ईस्वी में वो पाटलिपुत्र गया था। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो महाबोधि वृक्ष में जो है बोध गया में था, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसको कटवा दिया था किसने? शशांक ने। शशांक जो है कलिंग का राजा था, उसने इसको काट के फेंक दिया था। और ये जो आज पेड़ दिख रहा है ये उसका छठा वंश है, लगाया गया है। ये भी बिहार में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये एक इमेज दिखाने का प्रयास किया गया जिससे जो बच्चे नहीं जानते उनको पता चल जाए कि यहीं पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो मूल पेड़ था उसको काट दिया गया था, उसकी जगह पे दूसरे पेड़ निकले हुए हैं। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? जिस समय मगध कन्नौज का राजा था तो उसने मगध का अपना प्रतिनिधि किसे बनाया था? माधव गुप्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग कब भारत आया? ठीक है, तो ये बिहार कब गए थे? पाटलिपुत्र, वो अलग क्वेश्चन बनेगा। और भारत कब आए थे? 635 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? तो चीनी यात्री इत्सिंग भी आए थे, फाहियान भी आए थे, ह्वेनसांग भी आए थे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 673 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के मरणों उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभुसत्ता स्थापित की गई थी, उसका अंत किसने किया था? तो तिब्बत के राजाओं ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था। तो उसको
किसने पुनः तिब्बती राजाओं को हरा करके पुनः उस पर अधिकार किया था, तो वो थे आदित्य सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? ये किसने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, एक नालंदा में जो बनाया गया था वो एक विश्वविद्यालय है, ये पहली बार किसने बताया था? कनिंघम महोदय ने। तो बिहार के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों का उत्खनन कराया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन पाटलिपुत्र के निवासी थे? तो निम्नलिखित विद्वानों में से कौन पाटलिपुत्र के निवासी थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्यभट्ट भी पाटलिपुत्र से थे, वराहमिहिर भी पाटलिपुत्र से थे और ब्रह्मगुप्त भी पाटलिपुत्र से थे। और तीनों का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से है, खगोल से है। खगोल याद रखिएगा, खगोल विज्ञान से तीनों का संबंध है। और ये तीनों लोग पाटलिपुत्र से थे और तीनों गुप्त राजवंश से संबंधित थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल के अंतर्गत पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिहार और बंगाल में पाल वंश भी स्थापित था, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे, याद रखिएगा, गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो जो मुंगेर है उसको किस पाल शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी, कैपिटल बनाया था? तो वो राजा का नाम था देवपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देख रेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे? तो जावा जो है इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है, एक आइलैंड है ये। तो किस पाल शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक महाविहार बनाने का अनुरोध किया था? ठीक है, और 5 गांव दान में अनुदान के रूप में दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देवपाल। तो यह देवपाल के समय में ही किया गया था, इसका आंसर भी हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस पाल शासक की मृत्यु के बाद मिहिर भोज और महेंद्र पाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार किया? तो जो ये प्रतिहार राजा थे, ये सब कौन थे? ये कन्नौज के राजा थे, उन्होंने बिहार के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था। कब? जब मिहिर भोज और महेंद्र पाल के शासन काल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा बी, देवपाल के ही समय में ये हुआ था। नेक्स्ट है, धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान में दिए थे? धर्मपाल जब राजा बना पाल वंश का, तो कितने गांव को जो है उसने नालंदा बिहार को दान में दिया था, जिससे उसे खर्च से उसी की जो आय प्राप्त होगी उसी से विश्वविद्यालय चलाया जा सके। ठीक है, तो 200 गांव को दान में किसने दिया था? धर्मपाल ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी? तो ठीक है, तो शैलेंद्र वंश कहाँ पे था? ये जावा में था। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। और याद रखिएगा देवपाल के समय में ये कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा पाल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि उसका संबंध बिहार के इतिहास से है। नेक्स्ट है, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? तो ये भी सुमात्रा कहाँ है? ये भी इंडोनेशिया में है। तो वहाँ के बालपुत्र देव राजा थे और उन्होंने विदेशी विद्यार्थियों के लिए एक हॉस्टल बनवाया था। तो वो कहाँ पर था? तो याद रखिएगा नालंदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, पाल काल में श्रीनगर भक्ति कहा जाता था किसे? तो बिहार का ऐसा कौन क्षेत्र था जिसे पाल काल में श्रीनगर भक्ति कहा जाता था? ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो मगध को कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी एक संभावित क्वेश्चन बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, गुजराती कवि सोंडल ने किस पाल शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था? तो ये धर्मपाल से, और धर्मपाल ने कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में भी हिस्सा लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार को किस शासक ने आर्थिक अनुदान दिया था? तो नालंदा बिहार को किस शासक ने आर्थिक अनुदान दिया था? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए,
हर्ष ने भी दिया था, धर्मपाल ने भी दिया था और देवपाल ने भी दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ओदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना कराई थी? और ये ओदंतपुरी बौद्ध विहार कहाँ पे है? बिहार शरीफ में है। तो इसकी स्थापना किसने कराई थी? तो इसकी स्थापना याद रखिएगा गोपाल ने कराई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो पाल वंश का भी काफी योगदान है बिहार के इतिहास में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है और इसे धर्मपाल ने बनवाया था। यहीं पर भी बौद्ध धर्म की शिक्षा महायान शाखा की दी जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को 1023 ईस्वी में पराजित किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा चोलों का राज ये था और पालों का राज ये था। राजेंद्र चोल ने यहाँ से आक्रमण किया और पाल राजा किसको पराजित किया था, किसके समय में युद्ध हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, महिपाल के समय में, और यह पराजित किया। और इसका उद्देश्य था राजेंद्र चोल का कि यहाँ से गंगा जल को चोल राज में लाना और यहाँ के लोगों को बंदी बना करके उनके सर पे घड़ा में पानी रखवा के गंगा नदी का और ला करके अपने राज्य ला करके तालाब में डलवा दिया था, जिसे चोल मंडलम कहा गया था, तालाब को। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा कि पाल शासक के समय में चोल राजा राजेंद्र ने आक्रमण किया था और इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, किसके? राजेंद्र चोल को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये किस जिले में है? अभी मैंने आपको बताया भागलपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? तो पालकालीन कांस्य मूर्तियों का निर्माण जो है कराया गया था और ये कहाँ के निवासी थे? कौन? धीमन और बिट्ठपाल। तो ये दो कहाँ के रहने वाले थे? नालंदा के, और इन्होंने पाल मूर्ति कला का विकास किया था और ये मेंस का टॉपिक भी है, पाल कला। ठीक है, नेक्स्ट है, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली, इसका साच कहाँ से मिलता है? तो इसका साच नालंदा और गया से मिलता है, कोकिहार बिहार से। नेक्स्ट है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा किस राज्य में नहीं, किस क्षेत्र में अवस्थित है, किस जिले में अवस्थित है, ये इसको याद रखना है। तो याद रखना इसका 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामी तिब्बत से बिहार आया थे? ठीक है, तो किसके शासनकाल में आए थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी के समय में। यह तिब्बत के भिक्षु थे जो नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए आए थे। नेक्स्ट है, पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो जब पाल वंश का खत्म हो गया वहां से बिहार और बंगाल से, तब किस वंश की स्थापना हुई? तो सेन वंश की स्थापना हुई। तो सेन वंश भी बिहार से संबंधित है प्राचीन काल में। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है जहां से कम बच्चे ध्यान देते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत होने चांस यहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार स्पेशल हिस्ट्री में, तो इसलिए इन सबको निगलेक्ट बिल्कुल मत करिएगा, सब क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सेन वंश की स्थापना की थी? तो बिहार बंगाल में किसने सेन वंश की स्थापना की थी? सामंत सेन ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सामंत सेन ने किस वंश के शासक के अधीन सामंत थे? ठीक है, सामंत मतलब एक छोटे से राजा थे, पाल वंश। तो पाल वंश के बाद सेन वंश ने बिहार पर शासन किया था। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था कहां पर? तो ये मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश था और इससे 2 क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, 67 बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये एक साथ एक ही बार में 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो मिथिला के क्षेत्र, ये पूरा मिथिला का क्षेत्र कहलाता है और मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मिथिला जो मिथिला का क्षेत्र है उसका स्वर्णयुग भी कहते हैं, कर्नाट वंश को कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बिहार के किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आप देख सकते हैं, इसे भोजपुर का क्षेत्र कहते हैं, भोजपुरी का क्षेत्र इसे जो है मगधी का क्षेत्र कहते हैं, और ये आपका मिथिला का क्षेत्र है। ये लैंग्वेज के आधार पर बिहार को बांटा गया है। 3 लैंग्वेज बिहार में बोली जाती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और तीनों को क्षेत्र इसलिए अलग अलग बांट दिया गया है।
नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी क्या थी। तो जो मिथिला के कर्नाट वंश थे उनकी राजधानी क्या थी, सिमरावगढ़ थी। सिमरावगढ़ में ही उनकी राजधानी स्थित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो कर्नाट राज्य का उदय मिथिला के क्षेत्र में किस राजा के समय में हुआ था, रामपाल के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नान्यदेव था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो वो यह है कर्नाट वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बिहार पे स्पेशल से है। बंगाल के शासक से उसका संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक जयदेव का संबंध किस वंश से है। तो गीत गोविंद नामक जो किताब है जयदेव ने लिखा था, ये किस वंश से संबंधित है, सेन वंश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मिथिला के क्षेत्र में जो कर्नाट वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था। तो बख्तियार खिलजी के समय जब आक्रमण हुआ था, बिहार में आक्रमण जब किया था, तो कर्नाट वंश का राजा कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। और इसी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ। तो ये पूर्ण रूप से ये वंश कब समाप्त हुआ। तो यह है 1378 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगन के अभियान के समय कर्नाट वंश का राजा कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम सिंह देव। और ये कौन था, तुगरिल कौन था। तो ये चीन का राजा था। इसी ने आक्रमण किया था मिथिला के क्षेत्र पर। तो उस समय राम सिंह उस कर्नाट वंश का राजा था। नेक्स्ट है कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था, जिसे समाज की भलाई के लिए काफी काम किया था। तो हरि सिंह देव ही थे। इनका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कर्नाट वंश के किस शासक को बंगाल पर असफल आक्रमण के कारण गौड़ ध्वज कहा जाता है। ठीक है। तो गौड़ ध्वज किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा बी, गंगदेव को कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। प्राचीन भारत में गुप्त वंश, पाल वंश, सेन वंश, कर्नाट वंश और हर्षवर्धन और ह्वेनसांग से जोड़ के क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।